Hello student, this is our third lecture of matters in our surrounding and myself Suryansh. So our first topic is changes of state. Okay, जैसे आपको आइस दे दिया जाए, आइस को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो, आप ग्लास में रख दो या बाहर निकाल के रख दो उसको, तो क्या होता है वो पानी में चेंज हो जाता है। ठीक। और अगर उसको फिर तुम उसको गर्म कर दो, उस पानी को गर्म कर दो तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। ठीक। कैसे होता है? सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उनमें जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलती है तो वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते 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 थोड़ी दूर चले जाते हैं, तो इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी सा कम हो जाता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया जाए, लिक्विड फॉर्म को अगर उसको और गर्म कर दिया जाए तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कोलिजन करने लगते हैं, और जब ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने सरफेस को छोड़ के वाष्प में बनने लगते हैं। ठीक ना, वो वेपर फॉर्म में हो जाते हैं या कह सकते हो गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। और इसी का रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर कोई गैस है, जैसे आप पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करते वक्त आप उसको ढक दो, ठीक ना, तो अब जब पानी क्या होता है कि जब उबलेगा तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक ना, अब वहाँ जब कन्वर्ट होगा फिर ऊपर जाके प्लेट पे वो जाके ड्रॉपलेट्स बन के वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर जब आप उनको हटाते हैं तो आप देखते हैं कि वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं। कब आते हैं? जब वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक ना, ऊपर वाले जो भाप रहती है वो प्लेट पे जो लगी रहती है, आप उसको निकालोगे तो लिक्विड फॉर्म में फिर से हो जाते हैं। और अगर लिक्विड को फिर उसी लिक्विड को आप ले जाके फिर उसमें फ्रिज में रख दो तो फिर से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक ना, तो पहले स्लाइड में इसी की चर्चा की गई है। अब इनके प्रोसेसों को क्या कहते हैं, अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो ये देख लिए ये क्या है। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड देन इट चेंज इनटू लिक्विड, एंड इफ यू फर्दर हीट लिक्विड देन इट चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन ए गैस इज कूल्ड इट चेंज टू लिक्विड, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड। एग्जाम्पल देख लिए अभी जो मैंने बताया कि आइस को आप हीट करोगे पानी में बदलेगा, पानी को हीट करोगे तो स्टीम में हो जाएगा, और फिर उसी को उल्टा कर दो कि स्टीम को आप ठंडा कर दो तो पानी हो जाएगा, और पानी को और ठंडा कर दो तो सॉलिड में हो जाएगा, आइस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक ना, अब उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अब उसके बारे में नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। देखिए पहले सॉलिड में है, सॉलिड को अगर मेल्ट किए, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड को मेल्ट किए तो लिक्विड फॉर्म में हुआ। अब लिक्विड को क्या किए, इवोपोरेट किए, मतलब उसको गर्म किए, तो वहाँ इवोपोरेशन होता है। ठीक ना, इवोपोरेशन प्रोसेस आई तब वो गैसियस फॉर्म में चला गया, और फिर गैस को अगर ठंडा किए तो फिर कंडेंसेशन होके लिक्विड बन गया। ठीक ना, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, और फिर लिक्विड को अगर हम और ठंडा कर दें तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि गैस को अगर हम ठंडा करते हैं लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में अगर चेंज होता है ठंडा करने पे तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, और सॉलिड को अगर गर्म करते हैं और लिक्विड बनता है तो मेल्टिंग प्रोसेस होता है, और फिर अगर लिक्विड को गैस फॉर्म में ले जाते हैं तो इवोपोरेशन प्रोसेस होता है। अब एक आता है कि गैस और सॉलिड के बीच में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, आप उनको गर्म करोगे तो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, वो कभी लिक्विड फॉर्म में जाएंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो सब्लिमेशन है। ठीक ना, और उसी का रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर गैस से कोई भी चीज़ सीधे सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। जैसे ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2। ठीक, हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द मेल्टिंग पॉइंट इज यूजली डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड। ठीक ना, अब जैसे आप आइस हैं,
आइस को रख दिए, अब वो जिस टेम्परेचर पे, जो भी मिनिमम टेम्परेचर हो उस पे वो क्या करे, वो आइस से लिक्विड में मेल्ट कर जाए, आइस से वाटर में मेल्ट कर जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, आप केल्विन में भी उसको देख सकते हो, ठीक ना। अब आगे की टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। अब पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू ए सॉलिड सब्सटेंस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ द हीट in order to trigger a change in its physical state and convert it into a liquid state when the pressure of the environment, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है कि आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हमें एक कुछ एनर्जी चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ आइस में रहेगा और कुछ वाटर में पार्टिकल्स उसके रहेंगे, ठीक ना। तो अब वहाँ पे उस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ अमाउंट की एनर्जी चाहिए जो कि हम हीट के फॉर्म में देते हैं, ठीक ना। उससे वो क्या होता है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक ना। समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। The latent heat of fusion of the 1 kg is the amount of heat energy that must be supplied to convert 1 kg of ice without changing the temperature of the environment, which is kept at 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1 किलो वाटर बनाना है हमें, ठीक ना। 1 किलो वाटर बनाना है किससे, 1 किलो आइस से। 1 किलो आइस से बनाना है और टेम्परेचर को हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो उसमें जो एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी वेस्ट होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द 1 kg वाटर। यहाँ टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और हमको बस सॉलिड से उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए थोड़ी सा चिंगारी देनी होगी, ठीक ना। चिंगारी का मतलब उसको ट्रिगर करना होगा ताकि वो आसानी से सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसी पे होना चाहिए, उससे चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा कि अगर आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर जाना चाहिए। अब उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster, ठीक। At a certain temperature, a point is reached when particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gaseous form, ठीक। जैसे अब आपके यहाँ है, आप सब्जी बनाते हो या चाय बनाते हो, चाय को ज़्यादा देर तक रख दो आप गैस पे तो क्या हो जाता है, चाय जल जाती है। तो होता क्या वहाँ पे, ये जो चाय रहती है, चाय के जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो उनको इतना एनर्जी मिल जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, वो इतने तेज़ी से दौड़ने लगते हैं इधर उधर कि उनको एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो अपना सरफेस जाके छोड़ने लगते हैं। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, जब पार्टिकल्स घूमेंगे, अब हम कहें कि आपके पिताजी आपको छोड़ दिए हैं और आप इधर उधर घूम रहे हो, ठीक ना। तो आपके पिताजी का जो फोर्स है वो आप पे अभी काम नहीं कर रहा है जब आप घूम रहे हो। अगर आप उनके पास रहोगे तो वो काम करेगा, जैसे घर पे जाओगे तो आप अपने मन की ज़्यादा नहीं कर पाओगे, उनके हिसाब से ही चलोगे आप। तो ऐसे होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब बहुत तेज़ी से चलने लग रहे हैं तो फिर उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जा रहा है। इस वजह से वो सरफेस को छोड़ के भागने लग रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी मतलब जिस पे लिक्विड क्या करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
वो क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। मतलब कि वो पार्टिकल्स अपने सारे पार्टिकल्स वो क्या करने लगे, सरफेस को छोड़ने लगे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इज ए बल्क फिनोमिना, बुलबुले वाला। ठीक, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स इनटू द वेपर स्टेट। समझे। अब एग्जाम्पल देख लिए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप अभी इस समय ठंड का समय है, आप जाओ आप गीज़र लगा लो, जब वो पानी का जो टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी सारे क्या हो जाएंगे, बॉयल्ड हो जाएंगे। ठीक ना, वो अपने उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा, समझो। उसके पार्टिकल्स जो रहेंगे वो उड़ जाएंगे। कैसे उड़ जाएंगे, वो भाप बन के उड़ जाएंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक ना। अब जब पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप जब पानी को गर्म कर रहे हो तो उस समय पानी भी होगा आपके पास और भाप भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी भी है और भाप भी है। तो आपको थोड़ी सा और एनर्जी चाहिए कि पार्टिकल्स क्या कर जाएं, वेपर फॉर्म में हो जाएं। ठीक ना, उनको थोड़ी सा और एनर्जी चाहिए किसी उसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको पानी को क्या करना है, गैसियस फॉर्म में ले जाना है। तो उसमें जो हीट एनर्जी लगेगी उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक ना, इट इज सिमिलर टू द लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वही बोला जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होता है क्या है कि आपको पानी है और गैस फॉर्म में भी है, तो आपको जो बचा हुआ पानी है उसको गैस में चेंज करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाना है। आपको उसी टेम्परेचर पे और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे आपको क्या करना है, उसको पानी से उसको वेपर फॉर्म में ले जाना है। तो उसमें जो भी एनर्जी थोड़ी मोड़ी लगेगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक ना। अब तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको अगर जाननी हो कि उसके बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप ज़रूर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक ना, थैंक यू।